Hello and welcome to Civil Services Gurukul. Now today is our lecture number 8 of quick recaps of Indian polity and constitution. हमारी जैसे आपको नो कि हमारी पीसीएस की सीरीज चल रही है, तो वी विल बी डिस्कसिंग फेडरलिज्म एंड इट्स मॉडल इन लेक्चर नंबर 8. सो लेट्स सी व्हाट टॉपिक्स ऑल वी विल कवर टुडे. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, उसका नाम क्या है? फेडरलिज्म. हम देखेंगे फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म के साथ यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है, एंड व्हाट इज द डिबेट बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स. सेकंड हम देखेंगे लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस क्या क्या है हमारी कंट्री के अंदर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड वी विल सी व्हाट इज इंटर स्टेट रिलेशंस एंड रिवर वाटर डिस्प्यूट्स. फोर्थ हमारे पास है इमरजेंसी प्रोविजन, जहां पे वी हैव 3 आर्टिकल्स. वन इज योर आर्टिकल 352 फॉर नेशनल इमरजेंसी, स्टेट के लिए 356 और फाइनेंशियल के लिए आपके पास है 360. और लास्ट है कि जो प्रेसिडेंट का रूल है वो मिसयूज कैसे होता है, तो उसके डिबेट्स भी हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम कहेंगे फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मेंशन कहां पे? उसके लिए वी हैव यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट इज आर्टिकल नंबर 1. वो कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट इज नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट लिखा, यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए लिखा वर्ड इसके अंदर क्योंकि जो इंडियन मॉडल है वो कहता है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है और बाकी स्टेट्स क्या है, ज्वाइंट है सेंटर के साथ थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर स्टेट्स कल चाहें कि हमने यूनियन को फॉलो नहीं करना या हमने जो इंडियन फेडरेशन है उसको लीव करना है, उसको ब्रेक करना है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है. तभी हमने वर्ड क्या लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. इसका मतलब क्या है, स्टेट्स कैन नॉट सक्सीड, दैट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. इसका मतलब क्या है कि जो यूनियन है, अगर कल वो चाहे कि किसी भी स्टेट को उसने छोड़ना है, लीव करना है, इट कैन लीव. पर अगर कोई स्टेट चाहे कि हमने यूनियन को लीव करना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब क्या है, हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है. एग्जाम्पल हमारे पास एक लैंडमार्क केस है, वो क्या है, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, जिसने टर्म किया था कि जो फेडरलिज्म है इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. और फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है वो पावर शेयर करिए किससे, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से. इंडिया क्या है, इंडिया क्वासाई फेडरल है. इंडिया क्वासाई फेडरल सिस्टम क्यों यूज करता है, ये केसी वीयर एक आपके पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने ये टर्म दिया है. इसका मतलब क्या है कि इंडिया में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेसिस. का मतलब क्या है कि जो हमारा इंडियन मॉडल है, जब तो नॉर्मल सेंटर और स्टेट में जब तो रिलेशंस नॉर्मल है, तो क्या है, तो सेंटर इज शेयरिंग पावर विद स्टेट गवर्नमेंट. जब तो रिलेशंस नॉर्मल है तो सेंटर क्या कर रहा है बच्चों, सेंटर पावर शेयर कर रहा है किसी स्टेट गवर्नमेंट से. जब कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो जो सेंटर है वो स्टेट से पावर शेयर नहीं करता और सिस्टम क्या बन जाता है, यूनिटरी. जब तो रिलेशनशिप नॉर्मल है तो सिस्टम क्या है, फेडरल. जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सिस्टम क्या बन जाता है, यूनिटरी. इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया क्वासाई फेडरल है. At the normal functioning, India becomes a federalism model, but at the time of some unforeseen circumstances, yeah, when some problem arises, India qualifies to be a unitary system. फिर हम देखते हैं कि what are the federal and unitary features. तो we can just compare and analyze कि क्या क्या है. तो सबसे पहले फेडरल फीचर हमारा क्या है, वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिटरी में हमारे पास क्या फीचर है, वी हैव सिंगल सिटीजनशिप. ये दोनों ही क्वालिफाई करते हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. और आर्टिकल्स 5 से 11 किसकी बात करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप की. सेकंड क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है. क्यों? क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो आपको आर्टिकल 368 यूज करना पड़ेगा. दैट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज अ वेरी स्पेशल प्रोसीजर. और यूनिटरी में क्या है, वी हैव स्ट्रॉन्ग सेंटर. अभी हमने देखा है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है जिसके पास पावर है यूनियन लिस्ट की और कॉन्करेंट लिस्ट की. और इसकी यूनियन लिस्ट किसको ओवरराइड करती है, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट को ओवरराइड करती है. थर्ड वी हैव डिवीजन ऑफ पावर्स. हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट लिस्ट है. आपका ये क्या है, शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 जहां पे चीज गिवन है. और हमारे पास क्या है, इमरजेंसी पावर्स है टिल टुवर्ड्स सेंटर. इसका मतलब क्या है कि वी हैव आर्टिकल 352, 356 एंड 360 टू यूज दिस आर्टिकल्स इन केस ऑफ इमरजेंसी. फिर हमारे पास क्या है, वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी. और यूनिटरी में क्या है, वी हैव पार्लियामेंट कैन चेंज द स्टेट बाउंड्रीज. आर्टिकल 3 वो कहता है कि जो जुडिशरी वो स्ट्रॉन्ग है. अगर पार्लियामेंट को लगता है कि स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है तो उसको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करनी पड़ेगी. वॉलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये चीजें पॉसिबल नहीं है. फिर हमारे पास क्या बाय कैमरलिज्म है, दैट इज वी हैव 2 लेजिस्लेचर्स, लोकसभा एंड राज्यसभा. और हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, जो सिस्टम को क्या करती है, फुल प्रूफ बनाती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है. तो दीज आर द फीचर्स विच टेल अस कि वी हैव अ कंपैरिजन बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स. ठीक है जी. नेक्स्ट भी देखते हैं, नेक्स्ट वी विल सी सेंटर स्टेट रिलेशंस. तो सेंटर स्टेट रिलेशंस कहां मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर मेंशन अंडर आर्टिकल 245 से लेके 255. हमारे पास 3 तरह की लिस्ट्स हैं. एक है यूनियन लिस्ट, उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 97.
वो क्या कहती है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है और यूनियन गवर्नमेंट इसको यूज करती है। सेकंड वी हैव स्टेट लिस्ट, 66 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के पास ये एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हैं, पर पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इन सर्टेन केसेस, मतलब स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट। और बच्चों पार्लियामेंट लेजिस्लेट कैसे करेगी? पार्लियामेंट यूजिंग आर्टिकल 249, 250 एंड 252 लेजिस्लेट कर सकती है। थर्ड वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं बच्चों? 47। बोथ कैन लेजिस्लेट, मतलब यूनियन एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट, पर अगर यूनियन और स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज आती है तो कॉन्करेंट लिस्ट में स्पेशली जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ओवरराइड करेगी किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। यूनियन विल ओवरराइड द स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमारे पास क्या रेजिड्यूरी पावर्स है? टोटली पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास है, और इसके लिए आर्टिकल वी हैव आर्टिकल दैट इज 248। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 248 है। तो ये हमें बताता है कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है। फिर हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करें, अभी हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन देखा था, लॉ मेकिंग, ठीक है, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल है 256 से लेके 263, इसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट मस्ट फॉलो यूनियन लॉ। तो जो भी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना रही है वो स्टेट को फॉलो करने हैं। सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट्स, दैट इज यूज, एग्जांपल हमारे पास है यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो सेंटर भी स्टेट को क्या कर सकता है? डायरेक्शन दे सकता है। फिर वी हैव ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, जो इंश्योर करती है कि सेंटर का क्या रोल है स्टेट्स के अंदर। और लास्ट हमारे पास क्या? इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब इसका एडवाइजरी रोल है इन फॉर डिस्प्यूट्स एंड कोऑर्डिनेशन। अगर स्टेट और सेंटर, स्टेट या स्टेट का आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो इंटर स्टेट काउंसिल उसको रिजॉल्व करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो? फुल प्रूफ हो और पॉसिबल हो अच्छे तरीके से। फिर लास्ट में देखते हैं फाइनेंशियल रिलेशन, इसके अंदर हमारे पास क्या? आर्टिकल्स 268 से 293 ये पैसे को लेके होंगे। तो हम क्या कहते हैं कि सेंटर की डोमिनेंस है, क्यों? क्योंकि पैसा किसके पास है ज्यादा? सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट के पास, इट इज वेरी रिच। तो हमारे पास क्या? यूनियन लिस्ट, मेजर टैक्सेस इसके अंदर हैं, लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम्स एटसेट्रा। स्टेट को रिलाय करना पड़ता है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 की रिपोर्ट के ऊपर फॉर डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि सेंटर स्टेट को कितना पैसा देगा वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन करेगा। हमारे पास जीएसटी क्या था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट जिसने बोला कि फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और इसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि स्टेट और सेंटर कोऑपरेट करेंगे आपस में, और सेंटर स्टेट की जरूरतों को देखते हुए उसको पैसा डिवॉल्व करेगा। फिर हमारे पास क्या? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 रेकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, ग्रांट्स इन एड एटसेट्रा। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। फिर हम देखते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस क्या है। इंटर स्टेट रिलेशंस के लिए आपके पास दो तीन चीजें हैं। पहली चीज आपके पास क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल, दैट इज आर्टिकल 263। ये क्या करता है? ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है और कोऑपरेशन को फोस्टर करता है। मतलब कोई भी स्टेट टू स्टेट प्रॉब्लम है तो इंटरस्टेट काउंसिल उसको सुनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसको रिजॉल्व करेगा। फिर अगर कोई पानी को लेकर दिक्कत है, वाटर को लेकर दिक्कत है, तो हमारे पास एक सेपरेट कमीशन, उसका नाम क्या है? रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, आर्टिकल 262 में। ये भी एक रिलेशन है इंटरस्टेट का। इसमें क्या कि पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन की पार्लियामेंट रिजॉल्व करेगी। ट्राइब्यूनल सेटअप किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन कर सकती है इस पर्पस के लिए कि वाटर का जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो। लाइक आपको पता है कि पंजाब में SOL का जो मुद्दा है वो इसी के अंडर आता है। अदर एरियाज में क्या है कि अगर ट्रेड एंड कॉमर्स में दिक्कत आ रही है कि आपने किसी स्टेट से सामान मंगाया, दूसरा स्टेट अलाउ नहीं कर रहा, तो यू हैव आर्टिकल 301 टू एक्सरसाइज देयर। और आपके जोनल काउंसिल्स भी, इसमें क्या है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 उसने बोला था कि हमने 5 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे इंडिया को। तो जोनल काउंसिल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगी और एरिया की डेवलपमेंट होगी। देन वी हैव इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं बच्चों। 352 में आपकी नेशनल इमरजेंसी है, 56 में आपके प्रेसिडेंट रूल्स है और 60 में आपका क्या? फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 356 एंड 360 की बात कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ग्राउंड्स पे लगती है। तो पहला क्या है? वॉर, अगर लड़ाई हो जाए। दूसरा क्या? एक्सटर्नल अग्रेशन, की किसी और कंट्री ने हमें अटैक कर दिया है। थर्ड क्या था? आर्म्ड रेबेलियन, पर इसको हमने चेंज कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस से। तो इन 3 केसेस में क्या लग सकती है? आपकी नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि पूरे नेशन में एक साथ लगेगी, इसका मतलब है कि 2, 3, 4 स्टेट्स में लग सकती है, तो उसको बोलेंगे नेशनल इमरजेंसी। जरूरी नहीं है कि 28 के 28 स्टेट्स में लगेगी, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। इसका इफेक्ट क्या है? सेंटर गेट्स ओवरराइडिंग पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर सेंटर के पास आ जाती है स्टेट की। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड, पर इसके अंदर हमें क्या यूज करना है? आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। फिर इसका टर्म कितना है? 1 ईयर, एक्सटेंडेबल विद पार्लियामेंट अप्रूवल। 1962 में लगी थी, 71 में लगी थी और 75 से 77 में लगी थी इमरजेंसी। तो ये आपकी एक्सटेंड हो सकती है। तो ये फैक्ट्स हैं आपके नेशनल इमरजेंसी के। सेकंड यू हैव स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। इसमें इसका ग्राउंड क्या है?
फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, गवर्नर रिपोर्ट देगा कि स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो चुका है, इमरजेंसी लगाओ और स्टेट को बचाओ। इसका ड्यूरेशन कितना है? 6 मंथ्स। मैक्सिमम कितना टाइम के लिए लग सकती है? 3 इयर्स, मतलब 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएंगे पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। इसका इफेक्ट क्या है? प्रेसिडेंट अज्यूम्स स्टेट गवर्नमेंट पावर, सारी पावर्स किसके पास आ जाएंगी? प्रेसिडेंट के पास। असेंबली स्टेट की डिसॉल्व हो जाएगी और सस्पेंड हो जाएगी। इसको अभी तक 120 टाइम्स मिसयूज किया जा चुका है स्टेट को कंट्रोल करने के लिए। तो एसआर बोमाई केस में बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके मिसयूज को कर्टेल करना है, तब इन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू अलाउ करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर सेंटर ये इमरजेंसी इनकॉर्पोरेट करता है, इसको लगाता है, तो जुडिशरी इसको रिव्यू कर सकती है कि इमरजेंसी ठीक है या गलत है। अगर गलत है तो सेंटर को या पार्लियामेंट को पनिशमेंट मिलेगी, अगर ठीक है तो वो लग जाएगी। और लास्ट आपका है बच्चों 360, दैट इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 अभी तक नहीं लगी है। ग्राउंड्स क्या है? थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे लगने वाली थी, पर जो हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने बचा लिया था हमारी कंट्री को, और हमारी कंट्री को ये नहीं लगी है। ठीक है जी। नेवर डिक्लेयर टिल देयर इफेक्ट्स के प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस सैलरीज इंक्लूडिंग द सैलरीज ऑफ जजेस, सेंटर कैन कंट्रोल स्टेट फाइनेंसेस। ये सारे क्या है? ये इसके इफेक्ट्स है फाइनेंशियल इमरजेंसी के। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट्स रूल मिसयूज क्यों हुआ है, तो इसकी क्या डिबेट है। सबसे पहले इसके डिबेट में हम देखेंगे कि इसके डिबेट्स में क्या है। सबसे पहले इट इज सीन एज अ वेपन ऑफ रूलिंग पार्टी एट सेंटर टू डिसमिस ऑपोजिशन रूल्स स्टेट। आपने देखा है कि जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, मेजरली किसकी पार्टी से या किसके विम्स एंड फैंसीज के बाद आता है? रूलिंग पार्टी। तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी का ज्यादा स्कोप है या ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है, और वो क्या करते हैं, जो अपोज्ड स्टेट्स हैं जहां पे रूलिंग पार्टी है, और उन स्टेट्स में जो मतलब जो सेंट्रल पार्टी आपकी है, जो दिल्ली में आपकी रूलिंग पार्टी है पार्लियामेंट की, अगर वो किसी और स्टेट में रूलिंग पार्टी नहीं है, तो प्रेसिडेंट की पावर को यूज किया जाता है, मिसयूज किया जाता है उस स्टेट को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड है फेमस इन मिसयूज केसेस में सबसे पहले केरला 1959 में इसको डिसमिस कर दिया गया। फिर 1977 में पोस्ट इमरजेंसी जनता गवर्नमेंट डिसमिस कांग्रेस स्टेट्स। फिर 1980 में यूज किया गया इंदिरा गवर्नमेंट डिसमिस जनता स्टेट्स। तो इसको 3 बार मिसयूज किया गया है। फिर एसआर बोमाई केस, ये आपका बच्चा लैंडमार्क केस है ना फेडरलिज्म के लिए, आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वो कहता है कि गाइडलाइंस ले डाउन करो कि ये इमरजेंसी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि मेजोरिटी टू बी टेस्टेड ऑन असेंबली फ्लोर नॉट गवर्नर्स रिपोर्ट, कि असेंबली के अंदर मेजोरिटी के थ्रू ही ये लगेगी, वैसे गवर्नर रिपोर्ट पे नहीं लगेगी। उन्होंने बोला कि फेडरलिज्म आपका क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं कर सकते। ये डॉक्ट्रिन कहां से आई थी? केसवानंदा भारती जजमेंट से डॉक्ट्रिन आई थी हमारी। और लास्ट में क्या बोला? पुंची कमीशन ने बोला कि अर्ज स्ट्रिक्टर सेफगार्ड्स, उन्होंने बोला है कि स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स लगाने हैं, अगर कोई इसको मिसयूज करेगा तो ये चीज एक्सेप्टेबल या परमिसिबल नहीं है। और देखेंगे हमने आज क्या सीखा क्विक रिकैप में। तो विल सी, आज हमने देखा है इंडिया का फेडरलिज्म मॉडल क्या है? स्ट्रॉन्ग यूनिटरी टिल्ट है इंडिया की, कोऑपरेटिव और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज है। हम कहते हैं कि हम कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को वॉलेट नहीं करेंगे। सेकंड हमने क्या देखा कि सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या करते हैं? लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। हमने तीनों ही स्टडी की हैं आज। फिर हमने देखा कि इंटर स्टेट इश्यूज है, वो डिस्प्यूट है, वो रिजॉल्व होंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल और रिवर वाटर डिस्प्यूट मैकेनिज्म, आर्टिकल 262 एंड आर्टिकल 263। फिर इमरजेंसी प्रोविजन में हमने देखा कि टिल्ट है सेंटर की टुवर्ड्स बट लिमिटेड आफ्टर 44th अमेंडमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 352, 356 एंड 360 को यूज करो, पर जुडिशियसली यूज करना है आपने, ऐसे नहीं यूज करना कि अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सेंटर और स्टेट का। और लास्ट में हमने देखा कि प्रेसिडेंट रूल को कैसे मिसयूज किया जाता है। तो एसआर बोमाई केस में बोला गया कि जो इसको मिसयूज नहीं करना है और ठीक तरीके से इससे काम करना है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे इन लेक्चर नंबर 8। हमारे 2 लेक्चर्स रह गए हैं 9 और 10, हम पॉलिटी को वहां पे सम अप कर देंगे। एंड आई होप कि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट लो। और ये जो आपकी पीपीटीज हैं ये टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन quick recap your facts. Thank you so much.